नमस्कार प्यारे साथियों, मैं ललित चौहान एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल इस कंपटीशन क्लासेस में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बेटा, बिना किसी समय को गवाए आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है भारत में संविधान की अनुसूचियां। जो है कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स में अनुसूचियों से जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आज हम अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और सारे जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं अनुसूचियों से जिस भी तरह के, वो सारे हम कवर कर रहे होंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा आप सभी को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बना 26 नवंबर 1949, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, ठीक है। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो किन किन चीजों के साथ लागू हुआ वो इंपॉर्टेंट है। तो सुनिए, हमारा संविधान जब लागू हुआ तो हमारे संविधान में एक तो प्रस्तावना थी। प्रस्तावना को इंग्लिश में प्रीएम्बल बोलते हैं, इंग्लिश वाले भी सुन लें, ठीक है बेटा। इसके साथ साथ 8 अनुसूचियां हैं, 8 अनुसूचियां, सॉरी 8 अनुसूचियां थी बेटा, जिनको हम बोलते हैं शेड्यूल्स। इसके अलावा 395 अनुच्छेद थे, अनुच्छेद, आर्टिकल्स। और ये पूरा जो संविधान था हमारा वो 22 भाग में डिवाइड था, ठीक है। कितने भाग थे बेटा? 22 भाग, पार्ट्स। अगर मैं वर्तमान स्थिति की बात करूं तो वर्तमान स्थिति में सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। एक चीज को छोड़कर जो है प्रस्तावना एक ही है। अगर मैं वर्तमान, ये है 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो ये स्थिति ये थी संविधान की, जिसके अंदर एक प्रस्तावना थी, 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद, आर्टिकल्स, और ये पूरा जो संविधान है अपना वो 22 भागों में डिवाइडेड था, ठीक है बेटा। अब भाई 22 भागों में डिवाइडेड था, ये तो हमने जान लिया, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान में प्रस्तावना एक ही है, ठीक है। एक प्रस्तावना है, इसके अलावा जो अनुसूचियां हैं जिनको आज हम स्टडी करने वाले हैं इस क्लास में, वो अब 12 हो चुकी हैं, ठीक है। 12 अनुसूचियां बेटा, 4 अनुसूचियां बढ़ चुकी हैं। अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूं तो आर्टिकल्स हमारे घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, फिक्स नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे संविधान में संशोधन होता है वैसे वैसे आर्टिकल्स बढ़ते हैं। अब तक अगर मैं बात करता हूं, संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं 2023 तक। 2023 में जो संशोधन हुआ, जिसमें महिला आरक्षण बिल आया, जो लागू भी हो गया है, वो जो संविधान संशोधन था वो 106वां था। उसके साथ साथ अभी तक जो संविधान में संशोधन हो चुके हैं वो 106 हो चुके हैं, ठीक है। उसी के साथ अगर मैं बात करूं तो हमारे आर्टिकल्स की संख्या लगभग 448 प्लस है, ठीक है। ये इतने अनुच्छेद हैं और भाग जो है वो 25 है। 25 भागों में अब डिवाइडेड है अपना संविधान। तो ये वर्तमान स्थिति बेटा, ठीक है। इतनी बात करने के बाद अब हम अनुसूचियों की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। और आप ध्यान से अपने नोट्स बना लीजिए, पढ़िए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अनुसूचियां जो है वो पहले 8 थी, अब 12 हो चुकी हैं। एक एक करके सारी अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहली अनुसूची, इसको बोलते हैं फर्स्ट शेड्यूल। इसमें जो बात करी गई है वो बात करी गई बेटा राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की। हमारे देश में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम क्या है, उनकी सीमा क्षेत्र क्या है, उनका ज्यूरिसडिक्शन एरिया कितना है, वो सारी चीजें आपको कहां पे मिलेगी? शेड्यूल 1 में, ठीक है। पहली अनुसूची में राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका क्षेत्राधिकार या अधिकार क्षेत्र, या इंग्लिश में कहें ज्यूरिसडिक्शन। इतनी बात क्लियर है।
आपको कौन सी स्टेट का क्या नाम है, वो कहां कहां तक फैली है, कितना है, वो सारी चीजें आपको शेड्यूल 1 में मिल जाएंगी और यूनियन टेरिटरी के बारे में भी मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं सेकंड शेड्यूल की बात करूं, दूसरी अनुसूची की, तो उसमें जो बात करी गई है वो सैलरीज एंड अलाउंसेस की बात करी गई है। ठीक है, कितना वेतन मिलेगा, कितने भत्ते मिलेंगे, लेकिन किसको मिलेगा, जैसे कि राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलेगा, राज्यपाल को कितना वेतन मिलेगा, हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश और जो भी न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उनको कितना वेतन भत्ते मिलेंगे। ठीक, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष, इनको कितना वेतन भत्ता मिलेगा, इन सब के बारे में बात करी गई है दूसरी अनुसूची में। तो दूसरी अनुसूची किससे रिलेटेड है, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड शेड्यूल, तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में बात करी गई है शपथ तथा प्रतिज्ञा की। ठीक है, इसको बोलते हैं ओथ एंड एफर्मेशन। ओथ एफर्मेशन में अंतर इतना बेटा कि जो भी इंसान भगवान को मानता है वो क्या लेता है, ओथ लेता है, शपथ लेता है भगवान की, और जो भगवान को नहीं मानता है वो अफर्मेशन या फिर प्रतिज्ञा लेता है। ठीक है, किसकी शपथ और प्रतिज्ञा की बात करी गई है, बहुत सारे लोगों की, जैसे एमपीज हो गए, एक मिनट में, एमपीज हो गए, ठीक, एमएलएस, ये जो भी शपथ लेते हैं, मंत्री हो गए, मिनिस्टर्स, इन सब की क्या शपथ होगी, क्या प्रतिज्ञा होगी, वो सारी चीजों की बात कहां पे करी गई है। इसमें राष्ट्रपति की शपथ क्या होगी, उपराष्ट्रपति की शपथ क्या होगी, ठीक है, और जो भी न्यायाधीश वगैरह वो किस तरह से शपथ लेंगे, वो सारी चीजों, सारी शपथ, ओथ एंड अफर्मेशन की बात करी गई है किसमें, थर्ड शेड्यूल, तीसरी अनुसूची, ओथ एंड अफर्मेशन। आगे बढ़े, चौथी अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो चौथी अनुसूची इंपोर्टेंट है बहुत। क्यों, क्योंकि इसमें राज्यसभा की बात करेगी कि राज्यसभा में हर एक राज्य से कितनी सीटें मिलेंगी, हर एक राज्य से राज्यसभा में सीटें आवंटित करी जाती है। ठीक है, यानी जितनी भी सीटें आज की डेट में राज्यसभा के अंदर, तो अगर बात करें हम राज्यसभा के अंदर सीटों की, तो टोटल जो सीट है, टोटल सीट्स राज्यसभा में वो 250 है, आप सभी को पता है। लेकिन आज की डेट में फील्ड कितनी है, प्रेजेंट में जो फील्ड सीट हैं जिन पर एमपीज बैठे हुए हैं राज्यसभा के, वो बैठे हैं 245। ठीक है, अब 245 जो सीटें भरी हुई है वो हर एक राज्य से भरी हुई है। ठीक है, यानी हर एक राज्य के जो प्रतिनिधि हैं वो राज्यसभा में बैठे होंगे, हर एक राज्य से। अच्छा, राज्य कैसे डिसाइड होते हैं, जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतने ही ज्यादा सीटें उस राज्य की, उस कहां पे होंगी, राज्यसभा के अंदर। तो किस तरह से कितनी सीटें किसकी हैं, कौन से राज्य की कितनी सीटें हैं राज्यसभा में, वो सारी अगर तुम्हें जानकारी चाहिए तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, फोर्थ शेड्यूल, चौथी अनुसूची में जाना पड़ेगा। चौथी अनुसूची में सारी डिटेल मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो अभी हम इतनी बात करेंगे, चौथी अनुसूची में किस चीज की बात करेगी, राज्यों, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का आवंटन है। ठीक है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा फ्रॉम एवरी स्टेट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं पांचवी अनुसूची की। पांचवी अनुसूची में क्या बात करी गई है, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों की बात करी गई है और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण की बात करी गई है। बहुत सारी स्टेट्स हैं, जैसे झारखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है, बहुत सारी स्टेट्स हैं अपने यहाँ, लगभग 11 स्टेट्स हैं जहां पर अनुसूचित क्षेत्र हैं। कितने, कौन से क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र। यहां पर कुछ विशेष अधिकार होते हैं लोगों के, यहां पर जो कानून बनता है पार्लियामेंट का वो डायरेक्टली लागू नहीं होता, कुछ मॉडिफिकेशंस के थ्रू लागू होता है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में किस तरह से प्रशासन होगा, किस तरह से इन क्षेत्रों को नियंत्रण किया जाएगा, किस तरह से कौन नियंत्रण करेगा इन क्षेत्रों को, उनके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको फिफ्थ जो है शेड्यूल या पांचवी अनुसूची को देखना पड़ेगा। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स की बात करी गई। ठीक है, चलिए अगर मैं छठवीं अनुसूची की बात करूं तो छठवीं अनुसूची में इसी तरह की बात करेगी, लेकिन 4 राज्यों के लिए। 4 राज्य कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मैं इनको याद करता था मातम से, MATM, MATM, मातम। मातम का मतलब मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, इन 4 राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र हैं
जनजाति क्षेत्रों को बोलते हैं ट्राइबल एरिया, यहाँ पे ट्राइब्स रहती हैं, ट्राइबल एरियाज। उनके अंदर किस तरह से प्रशासन चलेगा उसकी बात कहां पे करी गई है? 6th शेड्यूल में या 6वीं अनुसूची में। यहां पर प्रशासन चलना का मतलब यह है बेटा कि पूरी कंट्री में अगर मान के चलो पार्लियामेंट से कोई भी कानून बनता है तो पूरी कंट्री में लागू होता है, ठीक है। लेकिन ये जो ट्राइबल एरियाज हैं, ये जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, वहां पर या तो वो लागू नहीं होगा या फिर लागू भी होगा तो कुछ मॉडिफिकेशंस के थ्रू लागू होगा, ठीक है। कुछ मॉडिफिकेशंस उस कानून में करने पड़ेंगे, डायरेक्टली लागू नहीं होता है, ठीक है। इतनी बातें याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं 7th शेड्यूल की, 7वीं अनुसूची की। 7वीं अनुसूची से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। 7वीं अनुसूची में क्या बात करी गई है? संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। हमें यह पता है कि 3 हमारे पास लिस्ट है, 3 हमारे पास सूचियां हैं। पहली सूची है हमारे पास जिसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट, तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक। यूनियन लिस्ट केंद्रीय सूची, राज्य सूची और कॉन्करेंट समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। मतलब क्या है इन तीनों का? केंद्र सूची में वो सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है। केंद्र के अलावा किसी को भी हक नहीं है कि केंद्र की सूची में जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए उन पर कानून बना सके, पहली बात, ठीक है। लगभग आज की डेट में 97 के करीब सब्जेक्ट्स हैं जो कि इस सूची में दिए गए जिन पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है। कोई भी राज्य, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश इस पर कानून नहीं बना सकता, ठीक है। और सारे इंपोर्टेंट इसमें सब्जेक्ट्स हैं, जैसे डिफेंस हो गया, रक्षा, डिफेंस की पूरी जिम्मेदारी केंद्र की, कानून बनेगा केंद्र बनाएगा, ठीक है। करेंसी, मुद्रा के बारे में कोई कानून बनेगा केंद्र बनाएगा। कम्युनिकेशन, संचार के बारे में कोई कानून बनेगा केंद्र बनाएगा। फॉरेन रिलेशन, अगर हमें विदेशी जो भी हमारे संबंध हैं उसके बारे में अगर कोई कानून बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ केंद्र बनाएगा। तो इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट्स हैं वो किसमें दिए गए हैं? यूनियन लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में लोकल सब्जेक्ट्स की बात करी गई है, लोकल सब्जेक्ट्स। और स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर कानून बनाने की जिम्मेदारी राज्यों की होती है, केंद्र उन पर कानून नहीं बना सकता। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, कृषि, कृषि किसका विषय है? राज्य का विषय है, तो सिर्फ राज्य कानून बना सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था की बात करें तो इन पर जो कानून बना सकता है वो सिर्फ और सिर्फ राज्य कानून बना सकता है। अगर मैं पुलिस की बात करूं तो पुलिस किसके अंदर आता है? पुलिस जो सब्जेक्ट है, जो विषय है पुलिस, वो राज्य का विषय है, तो सिर्फ और सिर्फ राज्य कानून बना सकता है। इसके अलावा मैं बात करूं लैंड की, जमीन, जमीन का जो मुद्दा है वो राज्यों का मुद्दा है, तो सिर्फ और सिर्फ राज्य कानून बना सकता है, कोई केंद्र कानून नहीं बनाता इस पर, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे इसमें लिस्ट में सब्जेक्ट्स दिए गए जिन पर सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी किसकी है? कानून बनाने की राज्यों की, ठीक है। अच्छा, समवर्ती सूची जो है वो एक अलग तरह की सूची है। इसमें जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उन पर कानून राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है, ठीक है। यानी राज्य और केंद्र दोनों ही एलिजिबल हैं इसमें कानून बनाने के लिए। जो भी समवर्ती सूची में क्या दिए गए हैं? सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, लगभग 52 सब्जेक्ट्स है इसमें, ठीक। अब इन 52 सब्जेक्ट्स में कानून बनाने की जो जिम्मेदारी है वो राज्यों की भी है और केंद्रों की भी है। अच्छा, राज्य अगर कानून बना देता है किसी एक मुद्दे पर, जैसे मान के चलो एजुकेशन है, एजुकेशन इसी का पार्ट है, एजुकेशन, शिक्षा, शिक्षा पर कोई कानून बना दिया राज्य ने, और अब केंद्र भी चाहता है कि उस पर कानून बनाया जाए, शिक्षा पर, उसी विषय पर। तो अब जो विवाद होगा कि राज्य का कानून चलेगा या केंद्र का कानून चलेगा, तो उसका जवाब है बेटा केंद्र का कानून चलेगा, ठीक है। राज्य का कानून निरस्त हो जाएगा। इतनी चीज याद रखना, बनाने को दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी विवाद होता है उस चीज को लेकर केंद्र और राज्य के बीच में, तो जो केंद्र के द्वारा कानून बनाया गया वो इंप्लीमेंट होगा, राज्य का कानून निरस्त हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात याद रखेंगे। तो इसके अलावा बहुत सारे एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट, वन वगैरह जो है, वन
वो भी इसी में है, ठीक है। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं वेट एंड मेजर्स, एटसेट्रा, बहुत सारे, ठीक है। बाद में पढ़ेंगे कभी इन सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। 3 लिस्ट हैं, कौन कौन सी? केंद्रीय लिस्ट, केंद्रीय सूची, राज्य की सूची और संवर्ती सूची, ठीक है। इसके अलावा इन तीनों सूचियों के अलावा अगर मान के चलो कोई भी ऐसा मुद्दा निकल के आता है बाहर कि इन तीनों सूचियों में भी वो विषय नहीं है, तो उसको माना जाता है कौन सा विषय? रेजिडुअल सब्जेक्ट, रेजिडुअल सब्जेक्ट्स। रेजिडुअल सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स हैं जो इन तीनों सूचियों में नहीं मिलेंगे, वो मुद्दे हैं ये। इस पर कानून बनाने की पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है बेटा? केंद्र की होती है। जैसे आज की डेट में आपने सुना होगा क्रिप्टो करेंसी, अब क्रिप्टो करेंसी नई आई है, पहले तो थी नहीं। जब मान के चलो कि संविधान बना होगा तब पहले क्रिप्टो करेंसी तो थी नहीं। अब नया मुद्दा है क्रिप्टो करेंसी, तो अब उस पर कानून भी बनना चाहिए। तो कानून बनाने की जिम्मेदारी क्या राज्य की होगी? नहीं, किसकी होगी? केंद्र की होगी, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी हो गया। जब हमारा संविधान बना तो इंटरनेट भी नहीं था, आज की डेट में इंटरनेट आया। अब इंटरनेट पर कोई कानून बनता है तो कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। तो वो किस तरह का विषय है? रेजिडुअल सब्जेक्ट है। इतनी बात याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, आगे हमारा है, सॉरी फोर्थ शेड्यूल कौन सा गया है? 7th 8th, यहां पर 4th लिखा हुआ है, माफी चाहूंगा, ये 8th शेड्यूल है, 8th, चौथी अनुसूची, अरे सॉरी, ये 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, ठीक। 8वीं अनुसूची, इसमें क्या दिया गया है? भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। कौन सी लैंग्वेजेस? ऑफिशियल। ऑफिशियल लैंग्वेज वो होती हैं जिनका काम, कोई भी गवर्नमेंट के जितने भी काम है इन लैंग्वेजेस में करे जाते हैं, चाहे किसी राज्य का हो चाहे किसी केंद्र का हो। केंद्र की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो 2 है, हिंदी और इंग्लिश, और राज्यों की अलग अलग हो सकती है इन्हीं ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से। कितनी है टोटल? टोटल बेटा 22 है, याद होगा सब भाइयों को, ठीक है। 22 पूरी लैंग्वेज है। पहले जितनी भी थी उसमें ओरिजिनली कितनी थी? 14 लैंग्वेज शुरुआत में थी जब हमारा संविधान लागू हुआ। बाद में कुछ जोड़ी गई हैं, जैसे 1967 में एक लैंग्वेज जोड़ी गई जिसका नाम है सिंधी, बाद में जोड़ी गई है। इसके अलावा 1992 में 3 लैंग्वेज और जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और 2003 में बोडो, संथली, मैथिली, डोगरी, ठीक है। ये बाकी जो लैंग्वेज हैं कितनी हो गई? 8 लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेजेस हैं वो संविधान बनने के बाद अलग अलग संविधान संशोधनों के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। ये तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी अनुसूचियां थी जो 1950 में जो लागू हुआ अपना संविधान, उसमें जो थी वो हमने पढ़ ली। अब इसके अलावा जो भी अनुसूचियां आएंगी वो बेटा बाद में जोड़ी गई हैं, किसके द्वारा? अलग अलग संविधान संशोधनों के द्वारा। देखें, चलिए सॉरी, हाँ, सबसे पहले बात करेंगे हम 9वीं अनुसूची की, ठीक है। 9वीं अनुसूची क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो अनुसूची जोड़ी गई वो यही थी। कब जोड़ी गई बेटा? 1951 में संविधान संशोधन हुआ, इसके लिए पहला ही संविधान संशोधन हुआ, इसके लिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1950। इसका मतलब होता है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस सूची को जोड़ा गया। कब? 1951 में, ठीक है बेटा। क्या कहती है यह अनुसूची? न्यायिक समीक्षा के संरक्षित कानून और अधिनियम। देखो मैं समझा देता हूं इस चीज को। हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, ये तो पता ही है आपको, कुछ मौलिक अधिकार है हमारे पास, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आपके प्रोटेक्टेड हैं। प्रोटेक्टेड होने का मतलब आपके फंडामेंटल राइट्स को या फिर आपके मौलिक अधिकारों को कोई तुमसे छीन नहीं सकता। अगर ऐसा होता है तो पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर रिट जारी कर सकता है आर्टिकल 32 के अंदर। दूसरी बात, अगर मान के चलो कोई सरकार ऐसा कानून बनाती है जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स का या फिर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है,
तो सुप्रीम कोर्ट उस स्थिति में उस फंडामेंटल राइट, उस कानून को क्या कर सकता है बेटा, रद्द कर सकता है। किसके द्वारा, न्यायिक समीक्षा के द्वारा। किसके द्वारा, जुडिशियल रिव्यू, इसको बोलते हैं इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू, हिंदी बोलेंगे न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कर सकता है। किसकी, केंद्र के द्वारा, राज्यों के द्वारा बनाए हुए किसी भी कानून की। अगर केंद्र के द्वारा बनाए गए या किसी राज्य के द्वारा बनाए गए किसी कानून में ऐसा पाया जाता है कि किसी भी इंसान के फंडामेंटल या लोगों के फंडामेंटल राइट्स इससे वायलेट हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा के थ्रू उस कानून को रद्द कर सकता है। ऐसा पहले था और अब भी है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि हमारे पास एक फंडामेंटल राइट है, अभी तो नहीं है, आर्टिकल या अनुच्छेद 31 के अंदर आता था, अनुच्छेद 31 के अंदर, ठीक है, जिसका नाम था राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो था वो अधिकार है कि मान के चलो तुम्हारा घर है, तुम्हारा खेत है, तुम्हारी जमीन है, उसको आपसे कोई छीन नहीं सकता। क्यों, क्योंकि वो आपका फंडामेंटल राइट है। अगर कोई छीनता है तो सुप्रीम कोर्ट इस केस में क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। अब शुरुआत जब 1915 में देश आजाद होकर शुरुआत देश को बनाने की, डेवलप करने की हुई, तो बहुत सारी जमीन की जरूरत पड़ी सरकार को। जब सरकार की जमीन को जरूरत पड़ी तो जितने भी बड़े बड़े जमींदार थे सारी जमीनें उनके हाथ में थी, ठीक है। अब सारी जमीनें उनके हाथ में थी, तो जैसे कोई डेवलपमेंट का काम होता तो सरकार को क्या चाहिए, जमीन चाहिए। जमीन कैसे चाहिए, कोई प्यार से तो देता नहीं था जमींदार, तो उसके लिए सरकार को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती थी। और सरकार किसी भी तरह से ले भी ले तो सरकार को खड़ा कर दिया जाता था कटघरे में, ठीक है, कहां, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सरकार ने इस वजह से एक 9वीं अनुसूची बनाई। 9वीं अनुसूची में उन्होंने क्या प्रावधान किया कि मान के चलो कि 9वीं अनुसूची के अंदर कोई भी कानून डाल दिया जाए तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। बात समझ भाई, इसका मतलब यह था 9वीं अनुसूची का कि 9वीं अनुसूची में अगर किसी भी चीज को, किसी भी कानून को, किसी भी तुम्हारे फंडामेंटल राइट को अगर डाल दिया इसमें, तो उसकी न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो क्या किया उन्होंने, जमींदारी के जो राइट्स थे, जमींदारी यानी तुम्हारा संपत्ति का जो अधिकार था, जमींदारी राइट्स, उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया। अब 9वीं अनुसूची में डाल दिया तो अब जमीन सरकार ले सकती है, और जमीन सरकार ले सकती है तो अब उसकी न्यायिक समीक्षा भी नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि 9वीं अनुसूची का प्रावधान ही यही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, क्या अभी भी ये है, नहीं, 1973 के बाद ये चीज खत्म हो गई है, ठीक है। 1973 में एक इंपोर्टेंट केस था, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस। इस केस के बाद अब 9वीं अनुसूची में अगर आप या सरकार कोई भी कानून डालती है तो उसकी न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कर सकता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये शायद 2009 में कहा था, ठीक है, कि 1973 के बाद जो भी कानून या जो भी चीजें 9वीं अनुसूची में डाली गई उनकी न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कर सकता है। बात समझ में आ गई, चलिए। तो ये थी 9वीं अनुसूची जो कि सबसे पहली बार जोड़ी गई फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं दल बदल कानून या दल बदल विरोधी कानून, जिसे बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। ये 10वीं अनुसूची में डाला गया। इसका मतलब क्या है, देखिए, दल बदल कानून, इसको ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लाया गया वो कब लाया गया, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 1985 में इसको लाया गया। 1985 तक था क्या कि सरकारें बनती थी, सरकारें बनने के बाद कोई भी विधायक या कोई भी एमपी हो गया केंद्र में, उनकी खरीद फरोख्त चलती थी, जिसे बोलते हैं हॉर्स ट्रेडिंग, बहुत ज्यादा थी। मान के चलो किसी ने जैसे तैसे सरकार बनाई, बीजेपी ने, कांग्रेस ने, तो क्या होता था कि अगर कांग्रेस ने सरकार बनाई या बीजेपी ने सरकार बनाई या फिर बहुत सारी अलग पार्टियां के नाम ले सकता हूं, बीजेपी तो बाद में आई है, ठीक है। तो होता, एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूं मैं, तो होता क्या था कि उस किसी भी पार्टी ने मान के चलो किसी भी तरह से सरकार बनाई, मैं बात करता हूं केंद्र की, ठीक है, और केंद्र में मान के चलते कि 272 सीटें चाहिए मेजोरिटी के लिए। मेजोरिटी का मतलब क्या है, अगर इतनी सीटें होंगी तो सरकार बन सकती है किसी एक पार्टी की, ठीक है। टोटल में से, टोटल कितनी सीटें, 543 सीटें हैं आज की डेट में, मैं आज की डेट की बात कर रहा हूं।
543 सीटों में से 272 सीट चाहिए किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए। अगर इतनी सीटें हैं, इतने उसके सांसद जो हैं वो जीते हैं तो सरकार बन सकती है। अब मान के चलो इतने ले लिए उसने, किसी भी तरह से जीत लिए, और अगर इसमें से किसी ने 10 या 15 जो सांसद हैं वो किसी भी तरह से खरीद लिए किसी दूसरी पार्टी ने, तो क्या होगा? ये गवर्नमेंट किस में मेजोरिटी में होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, अब माइनॉरिटी में हो जाएगी, तो सरकार गिरने के चांसेस होते हैं। इस तरह से बहुत सारी सरकारें गिरा दी जाती थी पहले। ये केंद्र में कम होता था लेकिन राज्यों में बहुत होता था। इसको खत्म करने के लिए दल बदल कानून लेकर आया गया। ठीक है, दल बदल कानून का मतलब यह है कि अब कोई भी एमपी या एमएलए किसी भी पार्टी की सीट से अगर जीता है, मान के चलो कोई एमएलए या एमपी बीजेपी की सीट से जीता, बीजेपी की टिकट लेकर, और बाद में जीतने के बाद अगर वो कांग्रेस में शिफ्ट करना चाहे तो नहीं कर सकता है। पहले पॉसिबल था 1985 से पहले, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है। अब अगर ऐसा करता है वो, तो क्या होगा? उसकी जो मेंबरशिप है, चाहे वो किसी भी विधानसभा में हो, चाहे वो केंद्र की संसद में हो, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो दल बदल का जो पहले चलता था, कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी में जीतने के बाद सरकारें गिर रही हैं, तो अब ऐसा कम हो गया है। ठीक है, उसके बहुत सारे तरीके निकल आए हैं लेकिन अभी के लिए कम हो गया है। अच्छा, एक चीज और याद रखना इसमें, दल बदल कानून में, इसमें एक कॉन्सेप्ट और था कि मान के चलो एक या दो लोग चाहें किसी पार्टी के दूसरी किसी पार्टी में जाना जीते हुए, तो वो नहीं जा सकते हैं। लेकिन इसमें पहले स्प्लिट का कॉन्सेप्ट था। स्प्लिट का मतलब क्या होता है कि अगर किसी पार्टी के एक तिहाई जीते हुए मेंबर्स अगर किसी दूसरी पार्टी में जाना चाहें तो वो जा सकते हैं, वो जुड़ सकते हैं उससे। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, अगर कांग्रेस को 30 सीटें मिली लोकसभा के चुनाव में, ठीक है, और कांग्रेस के अगर 30 सीटें मिली हैं और उसके एक तिहाई मेंबर यानी 10 मेंबर बीजेपी में जाना चाहते हैं जीतने के बाद, किसकी सीट से, किसकी टिकट से? कांग्रेस की टिकट से जीतने के बाद 10 मेंबर ये चाहते हैं कि हमें बीजेपी में जाना है। तो पहले पॉसिबल था, कब तक? ये 2003 तक पॉसिबल था। बताऊंगा 2003 के बाद क्या हुआ। 2003 तक ये पॉसिबल था कि एक दो नहीं, अगर मान के चलो स्प्लिट हो रही है, स्प्लिट का मतलब टूट रही है पार्टी, कितने कम से कम स्प्लिट होनी चाहिए? एक तिहाई मेंबर अगर चाहें तो दूसरी पार्टी में जुड़ सकते हैं। ठीक है, इस केस में उनकी जो सदस्यता है वो खत्म नहीं होगी, वो खारिज नहीं होगी। ठीक है, लेकिन 2003 में अच्छा ऐसा भी होने लगा, फिर एक तिहाई जाने लगे, तो 2003 में फिर से संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन किया? 51वां संविधान संशोधन फिर से किया गया 2003 में। ठीक है, इसके द्वारा अब क्या हो गया है कि स्प्लिट नहीं कर सकते। अगर स्प्लिट करके जाते हैं एक तिहाई मेंबर तो उन सब की मान्यता, उन सब की सदस्यता खारिज हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा 2003 के बाद एक और कॉन्सेप्ट आ गया जिसका नाम है बेटा क्या? मर्जर का मतलब क्या है कि अगर एक पार्टी चाहे तो अपने 2 तिहाई सदस्य जो हैं, एक तिहाई नहीं है 2 तिहाई सदस्य उस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में मर्ज हो सकते हैं। यानी इसी का केस ले लें अगर हम कि 30 मेंबर जीते, तो अब जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि 2 तिहाई का मतलब कितना हो गया? 20 मेंबर अगर चाहें तो बीजेपी में जुड़ सकते हैं, और बीजेपी में जुड़कर उनकी जो सदस्यता है वो भी बची रहेगी। लेकिन इसमें होगा क्या कि जो पार्टी है कांग्रेस वो स्प्लिट हो जाएगी, टूट जाएगी। वो मेंबर अब बीजेपी में चले गए तो उनको पार्टी एक एज अ पार्टी जाना पड़ेगा, और एज अ पार्टी का जो नाम दिया जाएगा, जो मान्यता दी जाएगी, वो किसके द्वारा दी जाएगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, दल बदल कानून समझ में आ गया। कौन सी अनुसूची? और 10वीं अनुसूची। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा एक और इंपॉर्टेंट अनुसूची की, जिसका नाम है 11वीं अनुसूची। ठीक, 11वीं अनुसूची बात करती है पंचायती राज की। पंचायती राज की शक्तियां क्या है, अधिकार क्या है और जिम्मेदारी क्या है? पावर्स, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज होता क्या है? लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट का मतलब है स्थानीय निकाय, जिसमें आपने देखा होगा गांव के अंदर प्रधानी के इलेक्शन होते हैं, वो भी लोकल इलेक्शन है। जिला पंचायत के इलेक्शन हो गए, लोकल इलेक्शन है। क्षेत्र पंचायत के इलेक्शन हो गए, लोकल इलेक्शन है। इन सबके इलेक्शंस वगैरह कब होंगे, कौन करवाएगा, किसकी जिम्मेदारी है, किसका ये पार्ट है? वैसे किसकी जिम्मेदारी होती है? राज्य की जिम्मेदारी होती है।
ये राज्य की शक्ति है इस पर कानून बनाने की पूरी तरह से, ठीक है। तो ये जोड़ा कब गया, इसके लिए वैसे संविधान संशोधन हुआ है। कौन सा संविधान संशोधन हुआ, मैं एक नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बता देता हूं सारा। इसके लिए बेटा जो संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। कब हुआ, 1992 में हुआ। इसके द्वारा क्या हो गया, हर राज्य के लिए ये जिम्मेदारी हो गई, एक मैंडेटरी हो गया ये चीज कि हर राज्य को अपने राज्य के अंदर स्थानीय निकाय के चुनाव कराने हैं हर 5 साल के बाद, ठीक है। उसके लिए अलग से इलेक्शन कमीशन बनाया गया जिसका नाम है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। उसकी जिम्मेदारी होती है सारे इलेक्शन करवाना। बहुत सारी इनकी शक्तियां होती हैं। अगर मैं बात करूं पंचायतों की, पंचायती राज में, पंचायती राज सिस्टम में इनके पास 29 ऐसे सब्जेक्ट हैं। 29 क्या है, सब्जेक्ट्स, विषय। 29 विषयों पर ये कानून बना सकते हैं। छोटे मोटे विषय होते हैं, सफाई वगैरह वैसी चीजें, ठीक है, उनके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। इसके द्वारा क्या हुआ, 11वीं अनुसूची बनी, 11वीं अनुसूची, ठीक। किस पार्ट में, ये भाग में, भाग 9 में है, संविधान के भाग 9 में है, ठीक है। और आर्टिकल्स हैं इनके, कहां पे पाए जाकर, 243, आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक। ओ, ये ओ है, ठीक है। ये सब आर्टिकल्स के थ्रू पंचायती राज की व्यवस्था करी गई और पंचायती राज की जो भी सारी चीजें हैं वो आपको 11वीं अनुसूची में देखने को मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, 11वीं अनुसूची हो गई, ठीक है। अब 12वीं अनुसूची की बात कर रहा हूं। 12वीं अनुसूची तो उसमें बात करी गई है म्युनिसिपैलिटीज की या नगर पालिका, नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी में भी चुनाव होते हैं, ये भी लोकल गवर्नमेंट है। ये जो लोकल गवर्नमेंट है पंचायती राज वाली, वो कहां पे होती है बेटा, रूरल एरियाज में। ये रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र। कभी बात करेंगे पूरी तरह से इसके बारे में। और ये जो है वो शहरी क्षेत्रों में होती है, शहरी या नगरीय क्षेत्र। इसके बारे में जो बात करी गई वो 12वीं अनुसूची में बात करी गई है, ठीक है। और इसके लिए जो संविधान संशोधन हुआ वो हुआ 74वां। ये भी कब हुआ, 1992 में। दोनों ही संविधान संशोधन 1992 में हुए। इनके द्वारा लोकल गवर्नमेंट बनाई गई, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, शहरी क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका या म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। इसके लिए अलग से भाग भी बनाया गया, भाग 9A। इसका भाग 9N है, इसका भाग 9A है, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखें। अच्छा बेटा, चलिए, तो ये सारी अनुसूचियों के बारे में हमने देख लिया, ठीक है। अब अगर आपको अनुसूचियों को थोड़ा याद रखना है तो उसके लिए एक ट्रिक है जो मैं बताना चाहूंगा। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स का मतलब